फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे सोशल साइंस का सिविक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स में आप लोग के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, और ये इसका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाएं और फर्स्ट पार्ट देख लें। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक और असमानता क्या है। ठीक है, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझते होंगे कि लैंगिक विभेद का अर्थ होता है कि महिला को कम अधिकार देना पुरुषों के प्रति, इसी को लैंगिक विभाजन या लैंगिक असमानता कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह जातिगत और असमानताएं जारी है। भारत में किस तरह जातिगत और असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। ठीक है, आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपनी ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमताएं अभी भी जारी है। हमें शिक्षित हो रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जाति पर नहीं जाना चाहिए। कौन देश को विकास की ओर ले जा सकता है उसे हम लोग को चूज करना चाहिए, वोट करना चाहिए, ना कि हमें जाति पर करना चाहिए। यही असमानता हमारे भारत में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि यह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी 10%, केवल 10% थी। यानी कह सकते हैं कि 100 लोग में केवल 10 लोग ही महिला थी, और इससे भी कम थी कहा जाए तो। लेकिन अगर 15वीं में आए तो चुनाव की इसकी जनसंख्या 545 में मात्र 59 थी, जो कि कुल का मात्र 11% है। यानी कह सकते हैं कि भारत में संसद की महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, केवल 11% है। कम से कम इसे 50% रहना ही चाहिए। तो यही है स्थिति संसद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हम लोग के सामने कि ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें, यानी मुखिया का क्या क्या काम है। तो इसका ग्राम पंचायत के 2 कार्य निम्न है। पहला कार्य आता है हम लोग के सामने कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना। यानी हमारे 1 वर्ष में हमें क्या क्या करना है उसका बजट तैयार करना, ये मुखिया का अधिकार है। ठीक है, ये मुखिया का अधिकार है। अगला होता है कि प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करना। यानी कोई भी बाढ़ या भूस्खलन होता है तो हमारे ग्राम पंचायत का कार्य है कि हमें हेल्प करें जो कि विपदा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हम लोग के सामने कि संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। तो संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि लिखित संविधान है। हमारे देश में लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा है। ठीक है, और दूसरा इसकी विशेषता है कि 2 स्तरों की सरकार, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य की सरकार है। ठीक है, एक केंद्र की सरकार और दूसरी राज्य की सरकार है। कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक अलग ही सरकार है। पूरे देश के लिए एक केंद्र यानी दिल्ली में पूरे देश को चलाने के लिए एक अलग सरकार है, और राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को चलाने के लिए अलग अलग से सरकार है, मुख्यमंत्री। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि महापौर, क्वेश्चन क्या है कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कहने का अर्थ है कि महापौर किसे कहते हैं, उनका कार्य क्या है, ये हमें बताना है। तो हो जाएगा कि नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच में महापौर को चुनती है। यानी नगर परिषद होता है महानगरों में, उसके बीच सदस्यों को महापौर को चुनती है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। महापौर निगम परिषद का सभापति होता है तथा निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है, और इस नाते वह नगर में आए अतिथियों का स्वागत नगर की ओर से करता है।
आप लोग समझ रहे होंगे कि महापौर नगर में नियुक्त किया जाता है। नगर पालिका का जो मुख्य होता है महापौर, उसी को कहते हैं। और इसका भी चुनाव होता है और ये 5 वर्षों के लिए होता है। और कोई भी विशिष्ट वीआईपी व्यक्ति आते हैं तो इसका जो अभिवादन करता है महापौर ही करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज क्या है। पंचायती राज क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि पंचायती राज्य के अंतर्गत ग्राम स्तर में, पंचायती राज्य के अंतर्गत ग्राम स्तर में, ग्राम पंचायत प्रखंड स्तर में पंचायत समिति, ठीक है, सॉरी, पंचायती राज्य के अंतर्गत ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर में पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। यही पंचायती राज्य है। आप लोग समझ रहे होंगे कि पंचायती राज में क्या किया जाता है कि एक गांव के स्तर पर, गांव के लेवल पर एक ग्राम पंचायत बैठाया जाता है, जिसमें 5, 7 या 8 गांव मिलकर एक पंचायत बनाते हैं। और दूसरा हो गया पंचायत समिति। समिति होता है बीडीसी, ठीक है, ये प्रखंड स्तर पर बनाया जाता है, ब्लॉक के स्तर पर बनाया जाता है पंचायत समिति, ठीक है। और तीसरा हो गया जिला के स्तर पर। तो जिला के स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, जो कि जिला परिषद में जिला के लेवल पर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव हो, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। आपको सिंपल भाषा में बता दिया जाए कि समवर्ती सूची ऐसा सूची होता है जिस पर केंद्र का और राज्य का दोनों का अधिकार होता है। चाहे तो केंद्र भी उस पर सरकार बना सकती है, केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य भी नियम बना सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि राज्य कोई अलग नियम बना रहा है, केंद्र कुछ अलग नियम बना रहा है, तो किसका वैल्यू होगा? तो केंद्र का नियम वैल्यू होगा। केंद्र मतलब पूरे भारत का जो केंद्र है दिल्ली, दिल्ली जो कहेगा उसी का वैल्यू होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, समवर्ती सूची का कुछ उदाहरण है, जैसे कि हो सकता है शिक्षा। क्या हो सकता है? शिक्षा हो सकता नहीं है, बल्कि शिक्षा है समवर्ती सूची में। दूसरा हो जाएगा स्वास्थ्य। दूसरा क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि भाषा नीति क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाषा नीति क्या है। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाषाई नीति तैयार की गई है। भाषाई नीति तैयार की गई है। भारत सरकार के द्वारा कार्यकाल भाषा के रूप में 22 भाषाओं को, कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है। विभिन्न देशों के लोग अपनी अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं। हिंदी को राजभाषा माना गया है, हिंदी को राजभाषा माना गया है, परंतु इसे राष्ट्रभाषा के रूप में, कहें तो राष्ट्रभाषा के रूप में आज तक मान्यता नहीं मिली है। तो आपसे पूछा गया जाएगा कि भारत की राजभाषा क्या है, तो राजभाषा बोलेंगे हिंदी को। लेकिन अगर वही कहा जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की राष्ट्रीय भाषा अभी तक लागू नहीं किया गया है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, यही लिखा जा रहा है। राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में अपनी भाषा का प्रयोग की स्वतंत्रता दी गई है। अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज में बना हुआ है। कह सकते हैं कि कोई भी राज्य अलग अलग, जैसे बिहार में भोजपुरी बोलने की पूरी छूट है। जहाँ के लोग जौन सी मातृभाषा बोलते हैं वो मातृभाषा उन लोगों के लिए छूट है, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कार्य कागज को करना होगा तो वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश प्रयोग होगा या रेयर केस में हिंदी प्रयोग होगा, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य का अर्थ बताएं। क्या है कि संघ राज्य का अर्थ बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी देश में शासन चलाने के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तब वह संघ राज्य कहलाता है। क्या मतलब होता है कि जब कोई देश को चलाने के लिए ना दूसरे स्तर पर यानी दूसरे लेवल पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघ राज्य कहलाता है, ठीक है। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है। कुछ भी हो, कितना भी लेवल बने, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा स्तर पर केंद्र ही होगा। केंद्र का मतलब
दिल्ली, ठीक है। तो केंद्र की सरकार होती है। प्रांतों की अपनी सरकार होती है। प्रांतों यानी अलग अलग जो राज्य है उसके अलग अलग सरकार होते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और एक लिखित संविधान द्वारा दोनों स्तर की सरकारी को भी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि राज्य सरकार को कुछ अलग ही छूट दिया गया है, अलग ही अधिकार दिया गया है, और केंद्र सरकार को कुछ और बढ़ोतरी करके ही अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। कोई भी मिस्टेक हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। हम क्वेश्चन बैंक का ही कराते हैं जो कि क्वेश्चन एक बार आया हुआ हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।